मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर अगर आप देखें तो शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका बिहेवियर मोनोपोली से मिलता जुलता होता है। शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बिहेवियर इज क्वाइट सिमिलर एज दैट ऑफ मोनोपोली। लॉन्ग रन के अंदर जो है एंट्री और एग्जिट की वजह से जो प्रॉफिट्स हैं दे बिकम जीरो, यानी देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि एग्जिट और एंट्री आसान होती है तो प्रॉफिट बिकम्स जीरो, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। इफ देयर आर प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन में क्या होगा, न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट टेकिंग सम डिमांड अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग फर्म्स, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स फॉल। तो ये लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं। जैसे लॉन्ग रन के अंदर हमने कहा था कि प्योर कंपटीशन में भी ऐसे होता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी प्रॉफिट होगा तो नई फर्म्स मार्केट के अंदर आएंगी जिससे वो कुछ डिमांड को शेयर करेंगी, यानी एग्जिस्टिंग फर्म्स की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगी और जो प्रॉफिट्स हैं दे विल फॉल। अगर लॉसेस हैं इन द शॉर्ट रन तो कुछ फर्म्स मार्केट छोड़ जाएंगी जिससे जो रिमेनिंग फर्म्स हैं उनकी डिमांड, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो प्राइसेस भी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी वजह से उनका जो लॉस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटर इन द लॉन्ग रन, तो ये है लॉन्ग रन की बात। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट, और यहाँ पे देखें प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कास्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर इज नो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये लॉन्ग रन की बात हो रही है। मार्जिनल कास्ट से जो ऊपर वाली प्राइस है ये मार्कअप है। नोटिस दैट द फर्म चार्जेस ए मार्कअप ऑफ प्राइस ओवर मार्जिनल कास्ट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज टोटल कास्ट। तो मिनिमम एवरेज टोटल कास्ट पे वो प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि वो जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं तो वहां पे ही वो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये मार्कअप है मार्जिनल कास्ट के ऊपर। इसकी भी जो एफिशिएंसी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स की, वो प्योर कंपटीशन से कम होती है। ये जो मोनोपोलिस्टिकली competitive फर्म्स हैं दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज द फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन। जो मोनोपोलिस्टिकली competitive फर्म्स हैं वो अपने जो उनका डाउन स्लोपिंग पार्ट होता है एटीसी का, वहां पे वो ऑपरेट कर रही होती हैं, जबकि अभी भी चांसेस हैं कि पर यूनिट कास्ट कम होगी। तो दे प्रोड्यूस लेस देन द कास्ट मिनिमाइजिंग आउटपुट। अब यहाँ पे देखें, ये देखें तो ये लास्ट मिनिमाइजेशन है, यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। अभी भी पर यूनिट कास्ट ये कम होने के चांसेस हैं लेकिन ये वहां पे नहीं जा रही। आप पिछले ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ भी देखें आप, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। अभी जो पर यूनिट कास्ट है इट इज स्टिल डिक्लाइनिंग, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म है वो डाउन स्लोपिंग पार्ट ऑफ एवरेज टोटल कास्ट वहां पे ऑपरेट कर रही होती हैं। तो इसका मतलब है देयर इज स्टिल एन एक्सेस कैपेसिटी but it is not enjoying or utilizing that capacity, तो it produces less than the cost minimizing output। जबकि perfect competition के अंदर क्या होता है, the firms produce the quantity that minimizes average total cost। तो प्योर कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करती हैं जहां पे उनकी एवरेज टोटल कास्ट मिनिमम हो। तो ये जो प्राइस है जो चार्ज कर रही होती हैं इट इज मार्कअप ओवर मार्जिनल कास्ट। तो प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट, जिसको हम कहते हैं मार्कअप ओवर मार्जिनल कास्ट। तो जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और वेलफेयर का आपस में क्या लिंक है और वेलफेयर कैसे अफेक्ट होती है इन दी मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव मार्केट। तो इसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो कंपेटिटिव मार्केट की तरह नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्योंकि प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट, द मार्केट क्वांटिटी इज बिलो द सोशली एफिशिएंट क्वांटिटी। तो फिर क्या होता है, जो मार्केटेड क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है वो है लेस देन द सोशली एफिशिएंट क्वांटिटी। जो सोसाइटी के लिए एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है वो वाला वहां पे नहीं हो रहा होता। हाँ, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं अगर इसको फिक्स करना चाहें इस प्रॉब्लम को, इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जीरो प्रॉफिट है फर्म्स के लिए। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी गवर्नमेंट है वो मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म को फोर्स नहीं कर सकती टू रिड्यूस प्राइसेस। तो इसके अंदर रेगुलेशन इतनी आसान नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन
और वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं मार्केट के अंदर वो भी ऑप्टिमल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि देयर आर सम एक्सटर्नल इफेक्ट्स फ्रॉम द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सम कि नई फर्म अगर मार्केट के अंदर आती है तो उनको कुछ इफेक्ट्स जो कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं। एक तो है प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटी। तो इससे क्या होता है? सरप्लस कंज्यूमर गेट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो जो एडिशनल कोई नई फार्म मार्केट के अंदर आती है तो कुछ नए कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर आते हैं जो कि नए प्रोडक्ट को लेके चले जाते हैं। इसी तरह से बिजनेस स्टीलिंग एक्सटर्नैलिटी। तो ये वो एक्सटर्नैलिटी है जब नई फर्म्स मार्केट के अंदर आती हैं तो वो क्या करती हैं? एग्जिस्टिंग फर्म्स के कुछ हिस्से को कैप्चर कर लेती और उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का वेलफेयर इम्पैक्ट है। देयर आर इनएफिशिएंसीज विद इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दे आर क्वाइट सब्टल एंड हार्ड टू मेजर। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनको मेजर करना इतना आसान नहीं है। देयर इज नो इजी वे फॉर पॉलिसी मेकर्स टू इम्प्रूव द मार्केट आउटकम। तो इस सिचुएशन में पॉलिसी मेकर्स अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजिंग का रोल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने बात की है कि देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्कअप प्राइसिंग, तो इट लीड्स टू द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है तो उसको नॉन बनाने के लिए बाय द कंज्यूमर्स तक उस डिफरेंस को पहुंचाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो फर्म्स हैं दे रिजॉर्ट टू एडवर्टाइजिंग। तो जनरली इफ देयर आर मोर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देयर विल बी मोर एडवर्टाइजिंग बाय द फर्म। तो जितने ज्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे या प्रोडक्ट के अंदर जितनी एक ही प्रोडक्ट है लेकिन बहुत सारे फीचर्स हैं, थोड़े थोड़े थोड़े, आप ये देखते हैं ये जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं इनका है तो नेट पैकेज या कॉल पैकेज, लेकिन थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है तो इनको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा डिफरेंशिएशन होगी प्रोडक्ट के अंदर उतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। तो जो इकोनॉमिस्ट्स हैं दे डिसएग्री अबाउट द सोशल वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके ऊपर काफी ज्यादा मैंने इसको शार्ट किया है। तो जो इकोनॉमिस्ट की नजरों में इसके फायदे भी हैं नुकसान भी है, तो वो कुछ इसको प्रेफर करते हैं, कुछ इसको डिसलाइक करते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो वैरायटी है या डिफरेंशिएशन है वो प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है, वो प्राइस के अंदर हो सकती है या टाइप टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट वैरायटी कैसे वो करते हैं? एक तो है बेटर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बेटर एडवर्टाइजिंग। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको इसका क्या फायदा होता है? दे बेनिफिट बाय ग्रेटर एरे ऑफ चॉइसेस एंड बेटर प्रोडक्ट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कंज्यूमर्स को ये फायदा होता है कि उनको बहुत सारे मिलते जुलते और अच्छे फीचर्स वाले प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एक तो उनके पास चॉइस होता है, पहले सिर्फ नेस्ले था, तो अब आप देखें पानी के अंदर कोक वाले भी लेके आए, पेप्सी वाले भी लेके आ गए, नेक्स्ट वाले भी, गोरमे वाले भी, और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे कंज्यूमर का फायदा हुआ है। कंज्यूमर का एक तो ये फायदा हुआ कि उसको जो प्रोडक्ट वैरायटी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो बड़े हैं, और दूसरा अच्छे प्रोडक्ट्स भी उनके सामने आ गए। मसलन नेस्ले में अगर कोई मसला था तो एक्ोफिना में शायद अच्छी उनको चीज लगी हो, या ये किनले कोक वालों का वाटर है वो उनको पसंद आ गया हो। तो एक ये फायदा होता है। तो देर आर टाइप्स एंड स्टाइल्स, ब्रांड्स एंड क्वालिटी। मुख्तलिफ ब्रांड्स जब आएंगे तो आपको क्वालिटी के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। तो ये ब्रांड नेम्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एग्जिस्ट करते हैं विद जेनेरिक वंस। तो कुछ आप देखते हैं लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं तो साथ में कुछ ब्रांड्स आ जाते हैं। तो ब्रांड्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ब्रांड के थ्रू चीज को आइडेंटिफाई करना और उसको यूज करना और उसको इन्फॉर्म करना वो अच्छा रहता है। जेनेरिक्स और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ऐसी फर्म्स जिनके ब्रांड्स होते हैं उनको फिर एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना पड़ता है, उनको एडवर्टाइज करना पड़ता है कि ये हमारा ब्रांड है। जो जेनेरिक हैं उनको कोई ये आप
डिगलसपुरा में देख लें, जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन जे डार्ट और लिवाइज और इस तरह के जो हैं उनको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। और फिर जब वो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो हाई प्राइस भी चार्ज करते हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमिस्ट के यहाँ जो ब्रांड नेम्स का इम्पैक्ट है वो मिला जुला है। देर इज डिसएग्रीमेंट अमंग इकोनॉमिस्ट अबाउट ब्रांड नेम्स एज वेल। तो ब्रांड नेम्स नेम्स को यूज करने के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, वो जो क्रिटिक्स हैं ब्रांड नेम को, जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका ये ख्याल है कि द ब्रांड नेम्स cause consumers to perceive differences that do not really exist। तो ब्रांड नेम्स जेन में आने से कंज्यूमर्स कुछ ऐसी चीजें भी परसीव कर लेते हैं जो उस प्रोडक्ट के अंदर होती ही नहीं है। एक तो इसका ये नुकसान है। कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे मोर फॉर ब्रांड नेम्स is irrational, it is fostered by advertising। तो इकोनॉमिस्ट जो इसको डिसलाइक करते हैं, उनका ये ख्याल है कि ब्रांड नेम के आने की वजह से उनकी विलिंगनेस टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट जो बढ़ जाती है, वो इरेशनल है। ये वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग की वजह से ज्यादा हुई है, अदरवाइज इसके पीछे कोई और चीज नहीं है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स निकाल दी जाए, ये जो ट्रेडमार्क्स पेप्सी का है, नेस्ले का है, इसको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन होती है, अदालतें इसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। अगर ये वाली प्रोटेक्शन हटा दी जाए तो इट विल रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रांड नेम विच विल रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस। तो अगर वो प्रोटेक्शन हटा दी जाए तो जो ब्रांड नेम्स का इन्फ्लुएंस है कंज्यूमर्स के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो नीचे चली जाएंगी। ब्रांड नेम्स को जो डिफेंड करते हैं, उनका ख्याल है कि दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी टू कंज्यूमर्स। क्वालिटी का पता चलता है कंज्यूमर्स को कि इसमें ये चीज है, ये नहीं है। कंपनीज विद ब्रांड नेम्स हैव इंसेंटिव्स टू मेंटेन क्वालिटी। ऐसी कंपनीज जिनके ब्रांड्स मार्केट के अंदर होते हैं, उनको अपने ब्रांड की वर्थ रखने के लिए इंसेंटिव देने पड़ते हैं और क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। अपनी रेपुटेशन और अपनी कंपनी की रेपुटेशन और अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए उनको इंसेंटिव्स और एफर्ट करनी पड़ती है।